हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 28 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है RBI ओपन्स 50,000 करोड़ लिक्विडिटी टैप फॉर म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और ये जो अनाउंसमेंट है ये पिछले 2-3 दिन पहले फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फंड के द्वारा अपनी 6 डेट फंड को बंद करने के बाद किया गया। अब इस फंड के द्वारा अपने 6 डेट फंड बंद करने का रीज़न बताया गया कि मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से ये जो 6 फंड हैं वो बंद किए गए। तो मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का जो स्पेशल विंडो है वो अनाउंस किया है। अब ये इससे लिक्विडिटी का जो स्ट्रेस बना हुआ है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। और आरबीआई का इस के साथ ये भी कहना है कि जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो केवल हाई रिस्क के डेट फंड्स में है, इसके अलावा किसी और तरह के इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो डेट फंड है इसमें ही लिक्विडिटी का प्रॉब्लम देखा गया है अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जिसके कारण 6 डेट फंड बंद कर दिए गए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन फंड के द्वारा। अब ये जो स्कीम अनाउंस की गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें आरबीआई किस तरह से पैसा देने वाली है। अंडर दिस स्कीम आरबीआई विल कंडक्ट रेपो ऑपरेशन ऑफ 90 डेज टेन्योर एट फिक्स्ड रेट रेपोज। यानी कि 90 दिन के टेन्योर का आरबीआई रेपो रेट का ऑपरेशन करेगी। रेपो रेट के फिक्स रेट पे ये रेपो ऑपरेशन किए जाएंगे। रेपो ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई एक पर्टिकुलर रेट पे, अभी जो रेपो रेट है तो आरबीआई रेपो रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगी मार्केट से और उस परचेजिंग के अगेंस्ट वो पैसा इंजेक्ट करेगी मार्केट में। मार्केट की जब बात की जा रही है तो बेसिकली ये बैंकों में पैसा डाला जाएगा आरबीआई के द्वारा एट द रेट ऑफ रेपो रेट। जो भी उस समय करंट रेपो रेट होगा उस रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करके पैसा इंजेक्ट किया जाएगा मार्केट में। और करीब 50,000 करोड़ का ये पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा और 90 दिन के टेन्योर की ये जो सिक्योरिटीज़ है वो परचेज की जाएंगी अंडर रेपो ऑपरेशन। अब इस पूरे ऑपरेशन के थ्रू बैंकों को जो पैसा दिया जाएगा वो बैंकों को केवल एक टारगेटेड फील्ड में ही लगाना है। यानी कि जो पैसा आरबीआई, यहाँ पर हो गया आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है, यहाँ पर हो गया बैंक, तो बैंक आगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही पैसा देगा इस 50,000 करोड़ रुपए से। तो आरबीआई डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को ना देकर बैंकों के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाने की बात कर रही है। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी है कि आरबीआई बैंकों को पैसा देगा और बैंक आगे जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी ये जो आरबीआई के द्वारा पैसा दिया जा रहा है ये एक्सक्लूसिवली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए है म्यूचुअल फंड में। और इसके लिए बैंक म्यूचुअल फंड्स को लोन देंगे और लोन भी कैसे देंगे, वो किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन देंगे। जैसे कि रेपो के अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ ले ली या फिर किसी डेट या बॉन्ड के अगेंस्ट लोन दिया जाएगा। यानी अगर बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है म्यूचुअल फंड हाउस को, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को, तो बैंक म्यूचुअल फंड हाउस को पैसे देगा और म्यूचुअल फंड हाउस उस पैसे के अगेंस्ट में बैंकों को अपनी सिक्योरिटी, अपने बॉन्ड्स इशू करके देंगे। ये जो बॉन्ड्स है ये कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे जिसमें पैसा लगाएगा बैंक, ये बॉन्ड्स हैं कोलेट्रल ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनके थ्रू बैंक इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में। यानी कि इनडायरेक्टली बैंकों के द्वारा डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कमर्शियल पेपर और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा इशू किया जाएगा जो भी इन म्यूचुअल फंड्स में है। यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा टेक्निकल है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो भी हैं ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कोई एक कंपनी इशू करती है जब भी उसे लोन रेज करना होता है। जब भी किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो नॉर्मल मैच्योरिटी टाइम होता है वो
कम से कम 1 साल होता है, यानी कि 1 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए या लोन चाहिए तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके 2 तरीके होते हैं, और ये जो 2 तरीके हैं उसमें पहला है शेयर परचेज करना किसी कंपनी में, या फिर डेट या बॉन्ड, जिसे बॉन्ड भी बोलते हैं। जो शेयर परचेज किया जाता है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर को ओनरशिप का राइट मिलता है कंपनी में, लेकिन लोन देने के बाद ओनरशिप का राइट नहीं मिलता है। तो 2 तरीके हैं बेसिकली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के, या फिर किसी कंपनी के द्वारा पैसा रेज करने के, फंड रेज करने के 2 तरीके। एक हो गया इक्विटी, दूसरा है बॉन्ड या डेट। इक्विटी में ओनरशिप राइट मिलती है जो भी इन्वेस्टर होता है, लेकिन बॉन्ड में ओनरशिप राइट नहीं मिलती। बॉन्ड का फ़ायदा यह है कि कंपनी को आगे चलकर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी इन्वेस्टर है उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कैपिटल अमाउंट मैच्योरिटी डेट के बाद मिलता है। लेकिन शेयर में क्या है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है, कंपनी को लॉस होगा तो इन्वेस्टर को भी लॉस होगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है शेयर और बॉन्ड या डेट में, लेकिन इन दोनों का जो पर्पज़ है वो कंपनी के द्वारा लोन रेस करने का ही पर्पज़ है। कंपनी के द्वारा पैसा रेस करने के 2 इंस्ट्रूमेंट हैं ये। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मेनली डेट इंस्ट्रूमेंट यानी उधार की चीज़ों की बात की जा रही है। तो अभी हम देख रहे थे कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनीज़ के द्वारा कम से कम 1 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए पैसा उधार लेने की प्रोसेस के थ्रू पैसा रेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। जैसे कि किसी कंपनी को अपने ऑनगोइंग ऑपरेशन के लिए पैसे रेज करने हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करता है वो, और लंबे टाइम के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो कम से कम 1 साल। व्हेन यू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको 1 साल किसी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ही होगा, और इसमें ओनरशिप का राइट नहीं मिलता है अनलाइक शेयर्स। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, इसमें 1 साल से कम मैच्योरिटी का भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर्स। जब कंपनी को 1 साल से कम के लिए पैसा रेज करना होता है तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है। यानी एक ही तरीका है, केवल टाइम पीरियड अलग है। अगर 1 साल से कम टाइम के लिए पैसा रेज करना है तो कमर्शियल पेपर कहलाएगा वो पर्टिकुलर बॉन्ड, और 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहलाएगा। दोनों का काम एक ही है, केवल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए टाइम पीरियड अलग अलग है। इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स जो हैं ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म डेट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी के द्वारा रेस किया जाता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा या फंड रेस कर सकता है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लोन वाले इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा कंपनी लोन उठाती है मार्केट से। सो डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू इशू लोन। तो कोई भी कंपनी या कोई सरकार डिबेंचर इशू करके लोन ले सकते हैं। लोन इज इशूड टू कॉर्पोरेट बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डिबेंचर्स की सबसे खास बात यह है कि इसके अगेंस्ट जब भी लोन लिया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर्स में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। आगे फ्यूचर में मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, उसी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी इन्वेस्टर है उसको पैसा दिया जाएगा, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा वापस दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है डिबेंचर्स में, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर, चौथा टूल है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंकों के द्वारा इशू किए जाते हैं, बैंक्स इशू करते हैं। ये एक सर्टिफिकेट है विच इज़ इशूड बाय बैंक टू अ पर्सन डिपॉजिटिंग मनी फॉर ए स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स की तरह इसका भी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन डिबेंचर्स कंपनीज इशू कर सकती हैं, गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, और अगर यही काम बैंकों के द्वारा किया जाए तो उसे कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक टाइम पीरियड के लिए होता है और एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है। तो ये 4 जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंपॉर्टेंट है जिसकी बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है जब उनको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे उधार में उठाने होते हैं। कमर्शियल पेपर जब कंपनी को 1 साल से कम टाइम के लिए पैसे उधार लेने होते हैं।
डिबेंचर्स एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार अगर कंपनीज को लेना होता है या फिर गवर्नमेंट को लेना होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंकों को पैसा या लोन में लेना होता है। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट है और सबका काम केवल डेट से रिलेटेड ही है, यानी कि सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट ही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें फ़र्क जानना ज़रूरी है। अब इसमें एक और पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक बास्केट होती है जिसमें म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज के शेयर या डेट इंस्ट्रूमेंट को परचेज करके एक यूनिट बनाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड अगर काफ़ी सारे कंपनीज के शेयर को परचेज करता है या डेट इंस्ट्रूमेंट को परचेज करता है और उसका एक बास्केट बनाता है, और उस बास्केट में से उसके टोटल अमाउंट जिसे बोलते हैं AUM के अकॉर्डिंग यूनिट्स एलोकेट करता है। और जो लोग इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उन यूनिट्स को परचेज करते हैं। यूनिट्स की एक पर्टिकुलरली वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। सो NAV रेट होता है यूनिट का जिस पे बायर या इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी कंपनीज़ के शेयर होते हैं या फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इस कारण से इसमें जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और शेयर मार्केट से कम रिस्की माना जाता है म्यूचुअल फंड को। इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं अगर उन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफ इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है शेयर मार्केट से। तो ये देखा हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए RBI के द्वारा कदम उठाए गए। नेक्स्ट न्यूज़ है ICMR सेज नो पेमेंट मेड फॉर चाइनीज़ टेस्ट किट सप्लाईज। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उभर के सामने आई है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है या ऐसा बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग किट्स परचेज की गई ICMR के द्वारा उसमें उन टेस्टिंग किट को काफ़ी हाई रेट पर गवर्नमेंट को बेचा गया है, काफ़ी हाई रेट पर ICMR को बेचा गया है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर की जो आपस में मिली भगत है वो सामने आ रही है और इससे रिलेटेड एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। अब इस पूरे मुद्दे के बाद ICMR की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो पेमेंट इसका किया जाना था उसका अभी कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया है और जो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है इंडिया में कोविड-19 से रिलेटेड केसेस की टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल वेपन है ये टेस्टिंग किट टू फाइट कोरोना वायरस इन इंडिया। तो इसलिए ये जो डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा राइज हो गई और उस केस में ये जो परचेजिंग है वो की गई, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है इसका। तो ये तो न्यूज़ की बात की हमने। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ICMR। तो ICMR के बारे में हमने काफ़ी देख लिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में बायोमेडिकल रिसर्च के फील्ड में। इट इज़ फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी मानी जाती है वर्ल्ड में। ICMR को फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। ICMR का जो मेन रिसर्च प्रायोरिटी है इसकी रिसर्च नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए की जाती है और नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ जो भी होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनको कंसीडर करके की जाती हैं। जो भी नेशनल लेवल पे हेल्थ प्रायोरिटीज़ हैं वो ICMR के द्वारा देखी जाती हैं और कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह से मैनेज और कंट्रोल किया जाए और इन डिजीज़ के बर्डन को कम करने के लिए किस तरह की रिसर्च की जानी चाहिए, ये सारा काम सुपरवाइज किया जाता है ये ICMR के द्वारा। ICMR का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ICMR के डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट न्यूज़ है मोदी हिंट्स एट ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन सेज डेंजर नॉट ओवर। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 मई के बाद लॉकडाउन की कंडीशन रहने वाली है उसके बारे में कुछ हिंट दिए गए कि ये जो लॉकडाउन है ये आउटराइटली पूरी तरीके से लिफ्ट नहीं किया जाएगा, एक तरह से ग्रेडेड एग्जिट होगी। ग्रेडेड एग्जिट का मतलब कि धीमे धीमे मौके को देखकर ही एग्जिट किया जाएगा, एकदम से पूरे कंट्री में एग्जिट नहीं पॉसिबल हो सकता। और ये जो
बताया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है। काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो इतनी जल्दी उठनी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी जो आंकड़ा है इंडिया में कोविड-19 का वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी यहाँ पर 3 तरह की जोन डिफाइन की गई हैं, ये देख लेते हैं हम। रेड जोन वो जोन कहलाती हैं जिनमें पिछले 14 दिन में केसेस देखे गए हैं, वेयर एरियाज केसेस हैव बीन अकर्ड इन 14 डेज। अगर पिछले 14 दिन में किसी एरिया में केसेस हुए हैं तो उन्हें रेड जोन में काउंट किया जाता है। तो अगर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखें हम तो ये 14 दिन होते हैं, और नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से अगर देखें तो वो भी 6, हमने कल पढ़ा था 6 या 6 से ज़्यादा अगर केसेस किसी एरिया में होते हैं तो वो रेड जोन कहलाता है। और नंबर ऑफ डेजेस में 14 दिन के अंदर अगर केसेस देखने को मिले हैं तो वो रेड जोन होगा। दूसरा जोन है ऑरेंज जोन, जिसमें पिछले 14 दिन में केसेस नहीं हुए हैं लेकिन 28 दिन में केसेस देखने को मिले हैं। अगर 14 दिन में केसेस नहीं हुए हैं तो रेड जोन कन्वर्ट किया जा सकता है ऑरेंज जोन में। और ऑरेंज जोन के बाद आता है ग्रीन जोन, जिसमें पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं देखने को मिला है। तो ये तीनों जो जोन गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई की जा रही है कि कौन सा एरिया ज़्यादा थ्रेट वाला एरिया है, कौन सा एरिया कम थ्रेट देता है, और जहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर ईजी किया जा सकता है। तो 3 जोन है, रेड जोन जिसमें 14 दिन में कोई ना कोई केस देखने को मिला है, ऑरेंज जोन जिसमें 14 दिनों में केसेस देखने को नहीं मिले हैं, और ग्रीन जोन जिसमें पिछले 28 दिन में केसेस देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर ग्राफ दिया गया है जिसमें इंडियन स्टेट्स की कंडीशन बताई गई है और कंपेयर किया गया है स्टेट्स को आपस में। पहले ग्राफ में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र जैसे दूसरा स्टेट गुजरात, जिसमें केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनके बारे में ग्राफ दिया गया है। इन दोनों स्टेट्स में जो राइजिंग केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरीज़ हैं वो बहुत ही पुअर हैं। पुअर रिकवरीज़ देखने को मिली है महाराष्ट्र और गुजरात में। इन दोनों स्टेट्स में अभी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। दूसरा ग्राफ बताता है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश और इसके जैसे जो ट्रेंड मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तो इन स्टेट्स में जो रिकवरीज़ हैं इन स्टेट्स में भी पुअर हैं, और जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात के रिस्पेक्ट में यहाँ पर केसेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े, लेकिन केसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन रिकवरीज़ कम हैं। कर्नाटका में और कर्नाटका जैसे राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जो रिकवरीज़ हैं वो बड़ी हैं, यानी कि लोग ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जो केसेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं और अब थोड़ा स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि रिकवरीज अच्छी हैं कर्नाटका और राजस्थान, तेलंगाना, एमपी में। इसके अलावा केरला की तरह तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गोवा और लद्दाख में एक्टिव केसेस कम हुए हैं और रिकवरीज बढ़ी हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेंड है। तो ये जो चौथे नंबर का ग्राफ है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया अमंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स। ऐसा बोला गया है एक रिपोर्ट के द्वारा जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। तो एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसका टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट इशू की गई है। 2019 की ये रिपोर्ट है और ये बताती है कि इंडिया दुनिया की कंट्रीज़ जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही है उनमें टॉप स्पेंडर रहा है। ये जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है पूरे वर्ल्ड का वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसमें इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री हैं जो अपना स्पेंड मिलिट्री एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ा रही हैं, ये बताती है सिप्री की रिपोर्ट। टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो वो करीब 2000 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। करीब 1917 बिलियन डॉलर टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है पूरी दुनिया का। अब इसमें स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। चाइना सेकंड नंबर पे है और इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेंड कर रहा है वर्ल्ड में वो है, एक पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे पहुंच गया इंडिया। इंडिया 2018 में चौथे नंबर पे था
टॉप स्पेंडर में, और 2019 में अब ये एक रैंक ऊपर जाके तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अब इंडिया और चाइना का अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर हम लोग कंपेयर करें तो इंडिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ग्रोथ देखी गई है, करीब 6.8 की 2018 के मुकाबले 6.8% का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और टोटल एक्सपेंडिचर $71.1 बिलियन का है। चाइना का टोटल एक्सपेंडिचर $261 बिलियन का है, कई गुना ज़्यादा इंडिया से। और 2019 के अगर टॉप 5 एक्सपोर्टर देखें हम, तो पहला एक्सपोर्टर है यूएसए, जो करीब $732 बिलियन स्पेंड करता है मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट परचेज करने में। तो यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथा नंबर है रसिया का, और पांचवा नंबर है सऊदी अरेबिया का। तो टॉप 3 कंट्रीज अगर हम देखेंगे तो यूएसए, चाइना और इंडिया थर्ड नंबर पे है। इस रिपोर्ट का नाम हमने अभी देखा, ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। 2018 और 19 के मुकाबले अगर हम 19 में जीडीपी का परसेंटेज देखें, जो हमारा इंडिया का डिफेंस बजट है वो जीडीपी का 2.4% है। 2019 के बजट के हिसाब से 2.4% पैसा जीडीपी का इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने में लगा रही है। और ये जो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे इंडिया का डिफेंस बजट, इसका मेजर कारण इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की जो टेंशन है और राइवलरी है पाकिस्तान और चाइना से, तो इस पूरे बैकग्राउंड में इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखा है। अगर हम 2090 के रिस्पेक्ट में 2099 को देखें, 2019 को देखें, तो पिछले 20 सालों में इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 259% बढ़ा है पिछले 30 सालों में। 1990 से 2019 तक ये करीब 259% बढ़ा है। यहाँ पर सिप्री की बात की गई है, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन में है। स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉर्म किया गया है, और इसका जो मेजर काम है, ये रिसर्च करता है कॉन्फ्लिक्ट्स में, जो भी इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के आर्मामेंट्स है, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट की से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज़ या जो भी काम किए जाते हैं, या आर्म की जो परचेजिंग की जाती हैं, उन सारी परचेजिंग से रिलेटेड रिसर्च की जाती है सिप्री के द्वारा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था 1966 में, और ये स्वीडन बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है CSIR टू लेट फर्म डिफर फी ऑन यूज़ ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर CSIR की बात की गई है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि CSIR के द्वारा जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई कंपनी यूज़ करती है, CSIR की जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा, तो ऐसे में CSIR एक फ़ीस लेती है। इस फीस को 6 महीने तक डिफ़र कर दिया गया है CSIR के द्वारा। नॉर्मल केस में CSIR जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती है वो इंडस्ट्री को नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस बेसिस पे दे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री CSIR की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनाए और बेचे, तो उस पर कोई पर्टिकुलर या एक्सक्लूसिव लाइसेंस नहीं लेना पड़ता एक ही कंपनी को। वो ऐसा कर सकती है, बस बजाय इसके उस कंपनी को CSIR को कोई एक टेक्नोलॉजी फ़ीस देनी पड़ती है, और इस फीस के एवज़ में वो CSIR की टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है। तो ये जो फीस है इसको 6 महीने के लिए डिफ़र कर दिया गया है, CSIR ने अभी ऐसा बोला है। और ये जो टेक्नोलॉजी है CSIR की जिनकी बात की जा रही है यहाँ पर, ये टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक किट के रिलेटेड है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रिलेटेड है, ड्रग और हेल्थ इक्विपमेंट के रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट उतारता है तो कोविड-19 के जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कंट्री को, और इसी को ध्यान में रखते हुए CSIR ने ये जो अनाउंसमेंट है वो किया है। अब मेजर जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, ये करीब 41 टेक्नोलॉजीज CSIR के पास करंटली है, जो CSIR की 38 लैब्स के द्वारा बनाई गई हैं। 41 टेक्नोलॉजीज़, और ये टेक्नोलॉजी क्या क्या हैं, इसमें
जो मेजर टेक्नोलॉजी है वो है पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट टू डिटेक्ट वायरस। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट बनाया था CSIR ने। वेरियस काइंड्स ऑफ सैनिटाइजर बनाए हैं CSIR ने। प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए हैं, यानी कि हॉस्पिटल को फटाफट प्री फैब्रिकेट करके तुरंत से असेंबल करके बना लिया जाए। और इसके साथ ही 3D प्रिंटेड वेंटिलेटर बनाया गया है CSIR के द्वारा। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर कोई कंपनी वेंटिलेटर बनाती है या टेस्टिंग किट बनाती है, पेपर बेस्ड टेस्टिंग किट बनाती है, या फिर प्री फैब्रिकेटेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल अगर किसी एरिया में बनाया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो टेक्नोलॉजी फीस जो इन कंपनीज़ को CSIR को देनी पड़ती है 6 महीने बाद देनी होगी। अभी कोई टेक्नोलॉजी फीस नहीं लगने वाली। ये जो क्लॉज है डिफरमेंट का, ये रॉयल्टी और अपफ्रंट पेमेंट है, या और जो को ब्रांडिंग की जाती थी नॉर्मली CSIR के साथ, वो सारा पेमेंट मिला के इसको माना जाता है। अब यहाँ पर CSIR की बात की गई है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है दैट हैज़ इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक R&D के लिए एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको फंडिंग मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये अपना काम करता है और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। इसके जो अभी के हेड हैं वो हैं शेखर C मांडे। इसके फाउंडर थे शांति स्वरूप भटनागर और इसको फाउंड किया गया था 1942 में। नेक्स्ट न्यूज़ है चकमा एंड हजोंग नीड हेल्प राइट ग्रुप। यहाँ पर जो न्यूज़ है ये 2 ट्राइबल ग्रुप के बारे में है, चकमा और हजोंग। इस आर्टिकल में बताया गया है कि चकमा एंड हजोंग जो ग्रुप हैं ये 1960s में एक वायलेंस के कारण अपने लोकेशन ईस्ट पाकिस्तान से डिस्प्लेस हो गए थे और अभी मेजरली ये अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। तो 1960 में एक डैम की कंट्रोवर्सी के कारण और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उस एरिया में, चिट्टागोंग एरिया में ये मोस्टली रहते थे, वहाँ पर वायलेंस के कारण ये भाग के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आ गए थे और अभी मेजरली काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इन जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंतर्गत नहीं मिलता या PDS की जो सुविधा है वो नहीं मिलती, तो इनको PDS की सुविधा देने के लिए ये यहाँ पर राइट बेस्ड ग्रुप के द्वारा प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया गया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में चकमा और हजोंग, ये इंपॉर्टेंट है, चकमा और हजोंग ये दोनों ही ट्राइबल ग्रुप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मेजरली मिलते हैं, बट अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी कुछ स्टेट्स में पाए जाते हैं ये, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा और नियरबाई स्टेट्स में ये रहते हैं। चकमा जो हैं ये बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप है, इनको थेवाडा बुद्धिज़्म फॉलोअर माना जाता है, और जो हजोंग है ये हिंदू राइट्स और हिंदू कस्टम्स को फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो दो ट्राइबल ग्रुप्स का नाम नॉर्मली एक साथ आता है, लेकिन दोनों जो रिलीजियस इनकी फिलॉसफी है दोनों की अलग अलग है। चकमा बुद्धिस्ट को बिलोंग करते हैं, बुद्धिज़्म को बिलोंग करते हैं, और हजोंग जो है वो हिंदुज़्म को बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन वॉर्न्स ऑफ ह्यूमन राइट डिजास्टर। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो ह्यूमन राइट के मुद्दों को देखती है और ये बॉडी कहलाती है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। ये जो हाई कमीशन है इसके जो अभी इसकी हेड हैं वो हैं मिशेल बैचेलेट, और इनके द्वारा वर्ल्ड कंट्रीज़ को आगाह किया गया, वार्निंग दी गई कि वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर काफ़ी सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किए जा रहे हैं, और ये जो वायलेशन है ये कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, अदरवाइज ह्यूमन राइट डिज़ास्टर देखने को मिल सकता है इन कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये जो अनाउंसमेंट है या वार्निंग है ये ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट को वायलेशन करने के लिए कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को ये वार्निंग दी गई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बैकग्राउंड चल रहा है, इमरजेंसी मेजर्स सारी कंट्रीज़ के द्वारा लगाए गए हैं। करीब हर कंट्री ने किसी ना किसी एक्सटेंट में लॉकडाउन इम्पोज कर रखा है अपनी पॉपुलेशन पे, क्योंकि कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है कोरोना वायरस की, और टेस्टिंग किट भी बहुत ही कम है ज़्यादातर पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इस कारण से गवर्नमेंट के जो
रिस्ट्रिक्शन मेजर्स हैं, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा केसेस अभी सुनने को मिले हैं वर्ल्ड की कंट्रीज़ में कि इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके गवर्नमेंट लोगों की जो डिसेंट है, जो पॉपुलेशन है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और ऐसे काफ़ी कंट्रीज से केसेस देखने को मिले हैं। कोविड-19 के कारण टोटल वर्ल्ड में करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। ये एक बहुत बड़ी पेंडेमिक बन गई है वर्ल्ड में और ऐसे टाइम में बहुत ही ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का कहना है, उनके द्वारा गवर्नमेंट को ये बोला गया है, एक एडवाइस दी गई है कि स्टेट्स के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन डालने हैं लोगों के राइट पर वो ऑब्वियस हैं, बट उन रिस्ट्रिक्शन की एवज में कोई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी काम नहीं होना चाहिए और वो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड राइट्स को ही रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अप्लाई किए जाने चाहिए। अब ये जो वायलेशन है वो काफ़ी सारे वायलेशन हैं। मास अरेस्ट हुआ है बहुत सारे लोगों का कर्फ्यू के दौरान। मास अरेस्ट अगर यानी कि काफ़ी सारे लोगों को अगर एक साथ अरेस्ट किया जाएगा तो कोविड-19 में जो सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर रहता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट, कोई सरकार ही 100 लोगों को एक साथ अरेस्ट कर रही है तो सरकार के पास गरीब कंट्री में, पुअर कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि उन 100 लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके, तो उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज़्यादा होने का खतरा है। तो इसी कारण से जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये लिमिटेड होने चाहिए और सरकार को भी बहुत ही कॉशियस होकर कदम उठाने चाहिए। वायलेशंस को कंट्रोल किया जाना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट तक ही कंट्रोल किया जाना चाहिए और सरकार को ये भी समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी रूल्स उनके खुद के द्वारा बनाए गए हैं वो वायलेट ना किए जाएं। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये WHO के द्वारा 30 जनवरी को डिक्लेयर की गई थी। कोरोना वायरस को, कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न 30 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था WHO के द्वारा मार्च महीने में, करीब 10 या 11 मार्च को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें डेट बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो ये डेट पूछी जा सकती है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 को WHO के द्वारा पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया गया था। तो ये डिक्लेरेशन जो हुई थी मार्च महीने में 10 मार्च या 11 मार्च को डिक्लेरेशन की गई थी WHO के द्वारा। क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम हो सकता है। WHO के द्वारा कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया गया था 10 या 11 मार्च को और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया था 30 जनवरी को। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है किम जोंग उन के बारे में, जो तानाशाह हैं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। यहाँ पर इनके बारे में दिया गया है। आजकल ये पूरे महीने मिसिंग रहे, किसी मीडिया के सामने नहीं आए, तो तरह तरह की बातें की जा रही हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। कोई कह रहा है कि इनकी तबीयत ख़राब है और कोई कह रहा है कि इनके बाद कोई दूसरा सक्सेसर आने वाला है। तो यही बात यहाँ पर न्यूज़ में बताई गई है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन, तो हम नॉर्थ कोरिया का मैप चेक कर लेते हैं, मैप देख लेते हैं और नॉर्थ कोरिया की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। तो ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया चाइना और जापान के बीच में है। नॉर्थ कोरिया बेसिकली ये कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नीचे की साइड है, साउथ में है साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के नॉर्थ साइड में है नॉर्थ कोरिया। इन दोनों कंट्रीज़ के जो बीच की बाउंड्री है उसको बोला जाता है डीमिलिटराइज जोन। डीमिलिटराइज जोन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। अब नॉर्थ कोरिया कंट्री दो कंट्रीज से अपना लैंड बॉर्डर टच करती हैं। पहली कंट्री है चाइना से और दूसरी कंट्री है रसिया। तो नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ साथ बिल्कुल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में रसिया से भी अपना बॉर्डर टच करती है। केवल चाइना से बॉर्डर नहीं है इसका, रसिया से भी बॉर्डर है। और अपना जो तीसरा लैंड बॉर्डर है वो नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया से टच किया जाता है। चाइना, रसिया और साउथ कोरिया, इन तीन कंट्रीज से अपना बॉर्डर टच करती है नॉर्थ कोरिया। और दो वाटर बॉडीज़ हैं नॉर्थ कोरिया के, वेस्ट साइड में येलो सी है और ईस्ट साइड में ईस्ट सी है। ईस्ट सी को सी ऑफ जापान भी बोलते हैं बिकॉज इसके साउथ में जापान कंट्री स्थित है। तीन कंट्रीज़ हो गई, दो वाटर बॉडीज़ हो गई, चाइना, रसिया और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को टच करते हैं। येलो सी और ईस्ट सी या सी ऑफ जापान
भी नॉर्थ कोरिया को टच करने वाली वाटर बॉडी है। अगर हम दूसरा मैप देखें तो ये जो बाउंड्री है 38 पैरेलल भी कहलाती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बाउंड्री है उसको डीमिलिटराइज जोन भी बोलते हैं और 38 पैरेलल भी बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ है, अमेजॉन और रेलवे बूस्ट पार्टनरशिप फॉर सप्लाईज। अमेजॉन इंडिया ने रेलवे के साथ पार्टनरशिप शुरू की है, जिससे कि जो अलग अलग लोकेशंस पे जो डिलीवरी करनी है अमेजॉन के द्वारा, वो रेलवे के जो स्पेशल सर्विस है उसका यूज़ करके किया जा सके। रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन सर्विस कोविड-19 के टाइम में स्टार्ट की है और ये ट्रेन सर्विस है कोविड-19 पार्सल स्पेशल ट्रेन, जो रेलवे ने इंट्रोड्यूस की है करीब 55 लेन्स पे। तो इसका यूज़ करके अमेजॉन के द्वारा अपने जो पार्सल्स की डिलीवरी है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वो की जाएगी। दूसरी न्यूज़ है सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा काफ़ी दिनों से मार्केट में लिक्विडिटी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम किए जा रहे हैं और उसी एक काम में सेबी ने एक और एक्शन लिया है और यहाँ पर ब्रोकर का जो फीस है उसको आधा कर दिया गया है। ब्रोकर का टर्नओवर फीस आधा कर दिया गया सेबी के द्वारा। इसके साथ ही जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन फीस है उनको भी कम कर दिया है। तो सबका एक टारगेट रखा गया है, जिससे कि जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें एक्टिविटी बढ़े और जो ट्रांजैक्शन है वो तेज हों। यहाँ पर हम सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड बोर्ड ऑफ इंडिया है और ये सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है इंडिया में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में और स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी इसको 1992 में, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।